हेपेटाइटिस बी यह हमारे देश और हमारे समाज दोनों के लिए ही एक चुनौती का विषय है। इससे पीड़ित व्यक्ति ही नहीं बल्कि समाज एवं देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था पे काफी असर डालता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राकेश झा, डीएम गैस्ट्रो। आज हम यह वीडियो हेपेटाइटिस बी से संबंधित जानकारी बढ़ाने के लिए बना रहे हैं। इसमें हम आपको अलग अलग तरह की जानकारी देंगे। हेपेटाइटिस बी होता क्या है, वैश्विक स्तर और भारत के संदर्भ में यह कितनी चुनौती का विषय है, फैलने के तरीके क्या होते हैं, लक्षण क्या क्या आ सकते हैं, एक एक करके हम विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करेंगे। किसी भी वायरस की तरह हेपेटाइटिस बी कोशिकाओं से बाहर सरवाइव नहीं कर सकता है, यानी कि सेल से बाहर इसकी अपनी कोई जीवन नहीं होती है। हमारे शरीर में जब भी हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होता है तो यह सबसे पहले लिवर पे असर डालता है, यानी कि लिवर की कोशिकाएं इसके सर्वाइवल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जिन कोशिकाओं के अंदर यह अपनी संख्या वृद्धि करता है उनको हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। इन्फेक्शन हो जाने के बाद यह कोशिकाओं के डीएनए से जाके जुड़ जाता है और लगातार अपनी संख्या वृद्धि करता रहता है। इस क्रम में लिवर अपनी प्रतिरोधक क्षमता को दर्शाता है, यानी कि इम्यून स्टेटस माउंट करेगा और अलग अलग तरह के लक्षण आएंगे। इनकी बात हम आगे विस्तार से करेंगे। अगली बात आती है कि यह वैश्विक स्तर पे कितनी गंभीर समस्या है और भारत में हम कितने चिंतित हों इस परेशानी को लेकर के। विश्व की अगर बात की जाएगी तो सबसे रिलायबल डाटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ही आना है। आप WHO की वेबसाइट पे जाएं और जो WHO ने इंफॉर्मेशन दी है इसी साल की के लेख में बताया गया है कि दुनिया भर में लगभग 254 मिलियन लोग इससे प्रभावित है, यानी कि 25 करोड़ से अधिक लोग हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हैं। यह अपने आप में चौंकाने वाली संख्या है। भारत के संदर्भ में अगर हम आएंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट पर 2019 का एक पब्लिकेशन है, नेशनल एक्शन प्लान कॉम्बेटिंग एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। यहाँ यह जानकारी दी गई है कि भारत में 2 से 4% प्रेवलेंस है। यह भी एक गंभीर प्रतिशत है। अगर आपको हेपेटाइटिस बी है तो आप ये नहीं सोचें कि पहले और आखिरी आदमी है, ऐसा नहीं। आपके आसपास और समाज में अलग अलग स्तर पे हेपेटाइटिस बी से पीड़ित लोग हैं। आगे यह बीमारी ना फैले या इसको हम सही से उपचार के क्रम में लेके आए, इसके लिए उचित जानकारी का होना बहुत आवश्यक है। पहली बात हम करेंगे कि हेपेटाइटिस बी के फैलने के तरीके क्या होते हैं। दोस्तों, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि सबसे आसान और सबसे ज्यादा तरीके ऐसे क्या है जिससे हेपेटाइटिस बी फैलता है, तो इसमें आता है पहला नंबर मैटरनल टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी, यानी कि किसी भी पीड़ित मां से गर्भ के दौरान या गर्भवती महिला से बच्चे को होने वाले इन्फेक्शन, यह इन्फेक्शन जन्म के दौरान होता है। इसको हम पेरीनेटल ट्रांसमिशन भी कहते हैं। यह मोस्ट कॉमन यानी कि सबसे ज्यादा फैलने वाला तरीका है। यह चिंता का विषय इसलिए है कि जो मैं आगे आपको जानकारी दूंगा कि हमारे किस आयु में इन्फेक्शन होगा, यह बहुत निर्भर करता है कि भविष्य में हेपेटाइटिस बी की क्या दशा होने जा रही है। अगर किसी बच्चे को मां से जन्म के समय यह इन्फेक्शन लग जाता है तो 95% यह खतरा होता है कि भविष्य में बच्चे को क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी होगा। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, अगर 5 साल के अंदर यह इन्फेक्शन हो तो यह खतरा 30% पे आ जाता है, और जैसे ही हम एडल्टहुड की तरफ जाते हैं यानी कि वयस्क हो जाते हैं, तब यह खतरा विपरीत हो जाता है। जन्म के वक्त यह 95% था, वयस्क होने पर यह खतरा 5% पे आ जाता है। तो जो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप है, यानी जिस ग्रुप को हमें सबसे ज्यादा बचाने की जरूरत है, प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे सराहनीय कदम उठाने की आवश्यकता है, वह है
जन्म के वक्त किसी को इन्फेक्शन ना फैले। इसीलिए हर गर्भवती महिला को यह दिशा निर्देश दी जाती है कि आप गर्भ के दौरान HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का प्रॉपर स्क्रीनिंग कराएं और उचित कदम उठाएं। अगला कारण होता है फैलने का, पीड़ित व्यक्ति पे इस्तेमाल की हुई सुई अगर किसी ऐसे व्यक्ति में इस्तेमाल की जाए जिसको पहले इन्फेक्शन नहीं था तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा कारण है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पार्टनर। इसके बचाव के लिए प्रोटेक्टिव और बैरियर मेथड जरूर इस्तेमाल होना चाहिए। और अगर किसी का पार्टनर इन्फेक्टेड है तो स्पाउस को वैक्सीनेशन के लिए एडवाइस करना चाहिए, उनको इसके फायदे समझाने चाहिए। चौथा प्रमुख कारण होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या ब्लड प्रोडक्ट के ट्रांसफ्यूजन से। कोई भी पीड़ित व्यक्ति जाने या अनजाने ब्लड डोनेशन कर देता है जो हेपेटाइटिस बी से पीड़ित था, और अगर इस ब्लड को प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं किया जाए तो जिस पे भी इस ब्लड का इस्तेमाल होगा उस व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात होती है कि हेपेटाइटिस बी HIV और हेपेटाइटिस सी के मुकाबले कई गुना इन्फेक्शियस होता है। यह जो तरीका था आज से 2 दशक पहले काफी कॉमन था, लेकिन गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस और जो ब्लड बैंक के लिए जारी किए जाते हैं वो उनको दिशा निर्देश का पालन करना होता है और सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू जिसका विंडो पीरियड शॉर्टेस्ट होता है ब्लड को स्क्रीन करना पड़ता है। तो इस तरीके को भी काफी कम कर दिया गया है, लगभग ना के बराबर है। पांचवा कारण है ऑर्गन डोनेशन से। मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट के साथ साथ ऑर्गन डोनेशन यानी कि अंग के दान का चलन बढ़ा है। तो कोई पीड़ित व्यक्ति अगर अपने अंग को दान करता है और ऐसे व्यक्ति पे उस अंग को लगाया जाए जिसको पहले से यह इन्फेक्शन नहीं था तो हेपेटाइटिस बी का खतरा बढ़ता है। इसमें भी डोनेशन के टाइम प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाती है और अगर किसी को ऐसा अंग लगाया गया है, उन पे यह प्रयोग किया गया है या उसका इस्तेमाल किया गया है तो उचित डॉक्टरी सलाह प्रॉपर स्क्रीनिंग कराना पड़ता है और समय रहते उपचार के लिए आपको प्रेरित किया जाता है। अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, लक्षण को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि हेपेटाइटिस बी का नेचुरल हिस्ट्री क्या होता है और यह किस किस तरह की परेशानी कर सकता है। हेपेटाइटिस बी की नेचुरल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल से मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझाना चाहूंगा। अगर 100 लोग हैं, 100 व्यक्ति हैं जिनको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हुआ है, तो इन 100 के 100 व्यक्ति में हेपेटाइटिस बी के लक्षण नहीं आएंगे। 65% लोगों में कोई लक्षण नहीं आता है। ऐसे व्यक्तियों को हम लोग एसिम्प्टोमेटिक सब क्लिनिकल ग्रुप में रखते हैं। 35% लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर लक्षण आएंगे, उनको एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हो। 1% से भी कम ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर एक्यूट लीवर फेलियर की तरह प्रेजेंट करेगा। तो आपने समझा, 65% लोग के अंदर कोई लक्षण नहीं आता है, 35% लोगों के अंदर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होता है और 1% से भी कम लोगों में एक्यूट लीवर फेलियर होता है। अब जिनको भी एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हुआ है उसमें से 50% लोग जो है क्रॉनिक इनएक्टिव कैरियर में जाते हैं। 30% के लोग 30% लोग जो हैं सिरोसिस की तरफ बढ़ते हैं और जो सिरोसिस में जब लीड कर जाते हैं तो इनका एनुअल रिस्क फॉर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो होता है 2% होता है। मैं इसको फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा। 100 लोगों में सिर्फ 65% लोगों के अंदर लक्षण नहीं होते हैं, 35% लोगों के अंदर लक्षण आ सकते हैं। 1% से भी कम लोग लिवर फेलियर की तरफ जाते हैं। अब जिनको भी एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हुआ है उनमें से जो है 50% लोग क्रॉनिक इनएक्टिव कैरियर में जाएंगे, 30% लोग सिरोसिस में जाएंगे और 2% और जो सिरोसिस में जिनको हो जाएगा उनके अंदर एनुअल रिस्क ऑफ लिवर सेल कैंसर का जो होता है 2%, यानी कि 2% ही रहता है। अब हम बात करेंगे एक एक करके कि एक्यूट फेज क्या होता है, क्रॉनिक फेज क्या होता है, सिरोसिस क्या होता है और लिवर कैंसर क्या होता है। इन सब को समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी किसी को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो जाता है तो पहले ही दिन कोई लक्षण नहीं आते हैं, अलग अलग फेज से मरीज जाएगा, यानी कि बीमारी की अलग अलग अवस्थाएं होंगी। अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है, संक्रमण आज हुआ है तो पहले वायरस
लिवर सेल पे असर डालेगा, यानी कि लिवर कोशिकाओं में अपनी संख्या को बढ़ाएगा और उसके बाद सारे फेजेस आएंगे। तो जो अलग अलग फेज होते हैं उसमें पहला होता है इंक्यूबेशन पीरियड, दूसरा होता है प्री इक्टेरिक फेज, तीसरा होता है इक्टेरिक फेज, चौथी चीज हम समझना चाहेंगे एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, पांचवा चीज होगा क्रॉनिक हेपेटाइटिस, छठा चीज होगा हमारा सिरोसिस और सातवीं बात हम करेंगे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और आठवीं जो हमारी इंफॉर्मेशन जिसमें मैं देना चाहूंगा एक्यूट लिवर फेलियर। पहली बात आती है इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड में वायरस सिर्फ अपनी संख्या को बढ़ाएगा, यहाँ किसी को कोई लक्षण नहीं आता है। जब हम टेस्ट कराएंगे तो टेस्ट रिपोर्ट्स पॉजिटिव भले ही आए लेकिन मरीज को लक्षण नहीं आए। इसको कई बार हम लोग विंडो पीरियड भी बोलते हैं, लेकिन विंडो पीरियड और इंक्यूबेशन पीरियड जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एक जैसा हो। इंक्यूबेशन पीरियड जो है कुछ लोगों में 2 सप्ताह होता है, कुछ लोगों में यह 12 सप्ताह तक भी जा सकता है। कई ऐसे केस रिपोर्ट्स भी हैं जिसमें इंक्यूबेशन पीरियड 6 महीने तक होता है। अगली बात आती है प्री इक्टेरिक फेज, यानी कि जॉन्डिस से पहले की अवस्था। इक्टेरस मतलब जॉन्डिस। प्री इक्टेरिक फेज इंक्यूबेशन पीरियड के बाद आएगा लेकिन जॉन्डिस से पहले आएगा, तो ये अगली अवस्था होती है। यहाँ मरीज को जॉन्डिस तो नहीं होता है लेकिन अन्य लक्षण आते हैं जिसमें बुखार का आना, भूख की कमी, शरीर में काफी थकावट, पेट में दर्द और उल्टी की परेशानी। अब अगली अवस्था होती है जॉन्डिस की, जिसको हम लोग इक्टेरिक फेज भी बोलते हैं। यहाँ आंखों में और पेशाब में पीलापन आ सकता है। यहाँ मरीज खुद काफी जागरूक हो जाता है कि अब हम इसको हल्के में नहीं लेंगे, डॉक्टर का उपचार जरूर कराएंगे। अगली बात हम करेंगे एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। जब भी इन्फेक्शन होगा तो मरीज को जॉन्डिस के साथ अलग अलग फेज आते हैं। तो इन्फेक्शन का पहला फेज होता है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। यहाँ सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आ जाता है, लिवर के एंजाइम्स रिपोर्ट बिगड़े हुए आते हैं, यानी जब आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो लिवर फंक्शन टेस्ट में आप नोट करेंगे कि आपका एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ा हुआ मिलेगा बिलिरुबिन के साथ। कुछ मरीजों में यह मोर देन 1000 भी मिल सकता है। अगर यह फेज निकल जाता है, कई बार यह रिकवरी की तरफ भी जाता है, यानी कि सरफेस एंटीजन ब्लड से बिल्कुल हट जाएगा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे मरीज भी होते हैं जिनके अंदर एक्यूट फेज के बाद क्रॉनिक की तरफ बढ़ते हैं। हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक्यूट फेज से अब वो क्रॉनिक फेज की तरफ जा चुके हैं? अगर किसी का सरफेस एंटीजन यानी कि हेपेटाइटिस बी एस एंटीजन, एचबीएस एंटीजन मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा अगर लगातार में रहता है तो उसको हम लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी बोलते हैं। इसके बाद जैसे जैसे वायरस लिवर की कोशिकाओं को खराब करना शुरू करता है तो लिवर के अंदर अपने स्ट्रक्चर के डैमेज आते हैं, लिवर की नोडुलैरिटी बढ़ती है। यहाँ अल्ट्रासाउंड में आपको पता चलना आरंभ हो जाता है कि लिवर में जब आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो लिवर का साइज या तो बढ़ा हुआ मिलेगा, अक्सर छोटा लिवर का साइज हो जाता है, उसके अंदर छोटे छोटे नोड्यूल्स मिल सकते हैं, उसका सरफेस जो होगा इरेगुलर होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन की परेशानी आएंगी। तो इनको हम लोग सिरोसिस की अवस्था बोलते हैं। बात आती है कि लक्षण में मरीज को कैसे पता चलेगा कि अब वो सिरोसिस हो चुका है और सिरोसिस की परेशानियां आ रही हैं। तो यहाँ जॉन्डिस के साथ साथ पेट में पानी भरने की समस्या आएगी, पेट फूला हुआ होता है, हाथ और पैर में सूजन आते हैं, ब्लड की वॉमिटिंग हो सकती है, लैट्रिन में काला खून आ सकता है या लैट्रिन में लाल खून आ सकता है, बेहोशी की अलग अवस्थाएं हो सकती हैं। इन सबको अगर हम मिला दें तो हम डिकम्पनसेशन ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज भी बोलते हैं। तो अभी तक मैंने आपको समझाया इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, प्री इक्टेरिक फेज क्या होता है, इक्टेरिक फेज क्या होता है, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस क्या है, कब हम इसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी लेबल करते हैं, सिरोसिस क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं। अगली 2 बात हम करेंगे एक्यूट लिवर फेलियर के लिए और लिवर सेल कैंसर के लिए। एक्यूट लिवर फेलियर एक रैपिड ऑनसेट डिजीज है, यानी कि लिवर इतनी जल्दी खराब हो जाए। होता क्या है, मान लीजिए दोस्तों, किसी को अगर आज हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ है तो सिरोसिस में जाने के लिए काफी वक्त चाहिए होता है, कई बार 1 दशक से 2 दशक भी लग जाते हैं। लेकिन अगर वायरस इतना ज्यादा संक्रमण कर दे कि कुछ हफ्तों के अंदर, यानी कि जॉन्डिस के 4 हफ्तों के अंदर किसी को बेहोशी आनी शुरू हो जाए और ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन आए, तो हम इनको एक्यूट लिवर फेलियर का नाम देते हैं। यह अपने आप में गंभीर अवस्था होती है। यहाँ एक रैपिड डिसीजन लेना पड़ता है कि मरीज को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए ले जाए या फिर मरीज दवाई से भी ठीक हो सकता है। आखिरी बात हम करेंगे लिवर सेल कैंसर। मैंने जो आपको क्रम बताए हैं
यह क्रम जरूरी नहीं है कि फॉलो होगा। ये हर व्यक्ति पहले इंक्यूबेशन पीरियड के बाद प्री इक्टेरिक में जाएगा, इक्टेरिक में जाएगा, एक्यूट फेज, क्रॉनिक और सिरोसिस, फिर उसके बाद लिवर सेल कैंसर। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने आपको लक्षण बताने से पहले बताया था कि 100 में से 65% लोगों के अंदर कोई लक्षण नहीं आते हैं। तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सीधे लिवर सेल कैंसर के साथ ही आ सकते हैं। तो इसको के बारे में अधिक जानकारी जुटाएं और अपने बारे में, अपने लिवर हेपेटाइटिस बी के स्टेटस को हमेशा पता करते रहें कि आपको हेपेटाइटिस बी है या नहीं है। लिवर सेल कैंसर एक चिंता का विषय होता है, लेकिन आप अगर जागरूक रहते हैं, समय समय पर अपनी जांच कराते रहते हैं, डॉक्टरी सलाह को मानते हैं, तो आप इससे काफी बच सकते हैं। काफी हद तक आपके इस खतरे को कम किया जा सकता है। आखिरी में मैं एक और आपको सूचना देना चाहूंगा और आपके साथ एक जानकारी शेयर करना चाहूंगा कि किसी को हेपेटाइटिस बी कितना ज्यादा प्रभावित करेगा, ये 4 प्रमुख बिंदुओं पे निर्भर करता है कि किस उम्र में आपको यह इन्फेक्शन हुआ है। जब इन्फेक्शन हुआ तो वायरस का लोड कितना था, यानी कि वायरस की संख्या कितनी थी। इन्फेक्शन होने के वक्त जो लिवर है वो स्वस्थ था या अस्वस्थ था, और इम्यून यानी कि प्रतिरोध, बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कितनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे आयु का क्या असर होता है। मैंने आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन जब एक्सप्लेन किया कि मां से बच्चे को जब इन्फेक्शन होता है, तो वहां आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि जन्म के समय अगर किसी को इन्फेक्शन होगा तो 95% लोग भविष्य में क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ये इन्फेक्शन का खतरा, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में जाने का खतरा काफी कम होता जाता है। वायरस का जो लोड होता है वह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है। अगली बात आती है लिवर की प्रारंभिक अवस्था कैसी थी। अगर मान लीजिए कोई लंबे टाइम से शराब पी रहा है और लिवर खराब है, हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होना ऐसे पेशेंट्स के लिए फेटल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। लिवर अगर स्वस्थ रहता है तो काफी हद तक इससे लड़ने में मदद करता है। इस पे मैं इसलिए फोकस करना चाहता हूं क्योंकि अगर आपका हेपेटाइटिस बी आपको मालूम चल गया है तो आप कोई और रिस्क ना दें लिवर को। अपने लिवर को सुरक्षित रखिए अन्य चीजों से, जैसे कि हेपेटाइटिस सी से भी बचें, शराब का सेवन बिल्कुल ना करें, अपने खान पान का जरूर ध्यान रखें, और कोई भी हेपेटाइटिस और जो कि ब्लड बॉर्न नहीं होता है, हेपेटाइटिस ए और ई, उनसे भी बचें, खान पीन का ध्यान रखें, और हेपेटाइटिस ए के लिए टीकाकरण भी जरूर कराएं। एक और बिंदु जो मैंने आपको बताया था, शरीर की जो अपनी प्रतिरोधक क्षमता होती है वह इस बात पे भी निर्भर करती है कि भविष्य में आपके लिवर किस तरफ जाएगा, सिरोसिस की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको हेपेटाइटिस बी कितनी गंभीर बीमारी है, फैलने के क्या तरीके होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और इसकी क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, यह समझाने का पूरा प्रयास किया है। मेरी आपसे एक आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और भविष्य में जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसके माध्यम से आप जानकारी लेते रहेंगे। जाने से पहले, इस वीडियो के एंडिंग से पहले, मैं आपको अगला वीडियो हमारा क्या होगा उसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी दे देते हैं। हेपेटाइटिस बी से संबंधित ही हम वीडियो बनाएंगे, उसमें यह बताने का प्रयास करेंगे कि हेपेटाइटिस बी के टेस्ट के क्या क्या तरीके होते हैं। सरफेस एंटीजन तो आप सबको मालूम है, लेकिन जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह आपका डीएनए भी लिख देता है, हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन लिख देता है, बोलता है फाइब्रो स्कैन कराना ही पड़ेगा, बिना अल्ट्रासाउंड के हम कुछ कर नहीं सकते। तो यह जांच कितना जरूरी है, कितने इंटरवल पे कराए जाएं, और इनसे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, और एक छोटी और जानकारी देंगे बीमारी के इलाज से संबंधित, कब इलाज की जरूरत होती है और इलाज जब शुरू हो जाता है तो लगभग कितने वर्षों तक इसको हम कंटिन्यू करते हैं। इसी के साथ आज मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। धन्यवाद।